सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आगे करना क्या है और कैसे इस मैट्रिक्स को तोड़ना है। ये मुझे डिकोड हुआ कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की बातें सब कोई करते हैं। मैं भी कभी ये समझता था कि शायद मैट्रिक्स जो है वो कोई एक ऊर्जा का जाल है जो इस अर्थ के ऊपर है, जिसमें आप फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं सोचता था अनुनाकीज ने ये डिज़ाइन किया, इसमें हमारी सोल ट्रैपिंग की गई। आल्दो कुछ है ऐसा कि सोल ट्रैपिंग मशीन्स वगैरह भी थी, क्योंकि सोल भी एक एनर्जी है। यदि आप उसको ट्रैप करने का कोई इंस्ट्रूमेंट बना लें तो आप उसे ट्रैप कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें दिमागों में घूम रही हैं लोगों के कि सोल क्या है और मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन आज तक मैट्रिक्स किसी ने डिफाइन नहीं किया मैट्रिक्स है क्या। पहले तो मैं ये बता दूं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ वालों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो बेटा क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ काम करो। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा। मैट्रिक्स के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है मैट्रिक्स मूवी देख लो, उसमें जो भी लिखा है सब कुछ ठीक ही है, जो भी बताया गया है, जो भी दिखाया गया है। लेकिन है क्या ये होलोग्राम है जिसमें हम रह रहे हैं? ऐसे भी बहुत से स्टार सीड्स वगैरह बात करते हुए नज़र आए हैं कि ये होलोग्राम है, अर्थ एक होलोग्राम है, हम सब होलोग्राम में रह रहे हैं, असली अर्थ को कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, ये सब इल्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप एक पाथ पे ना रहें। जैसे कि कुंडलिनी के लिए भी बहुत सारे इल्यूज़न्स हैं, और मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने कुंडलिनी पे किताब लिखी है वो मैक्सिमम लोगों ने कुंडलिनी कभी रेज़ नहीं की है, उनके अपने कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। वो क्या करते हैं, 4-6 किताबें उठाई कुंडलिनी की, उनको पढ़ा, एक मसाला बनाया मिक्स करके, एक नई छाप दी। योगी आनंद जी को सुन रहा था, तो वो भी जब कुंडलिनी की खोज में थे, जान रहे थे क्या है, तो उन्होंने, मैं शायद इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, उन्होंने, लेकिन उस समय ज़्यादा लोग मुझे नहीं सुना करते थे, तो वो एक व्यक्ति के पास गए जिन्होंने कुंडलिनी पे किताब लिखी हुई थी। वो बोले, सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, क्यों सीखना चाहते हो? बोले, मुझे प्राप्त करनी है। बोले, नहीं, ये तो गलत विद्या है, बिना गुरु के गलत चली जाती है और इसमें बहुत दिक्कत है, परेशानी है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बोले, इससे तो तुम हमारे योगा सेंटर में चले जाओ, हम आपको योग सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे। उससे बिल्कुल क्लियर था कि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कुंडलिनी कैसे चलती है या कुंडलिनी है क्या। तो भाई साहब, ये ऐसे ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के ज़रिए आप लोगों को इल्यूज़न में डाला गया है, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग की जा रही है। अभी आपको अवेकनिंग से बचाने के लिए वो कम से कम 200 साल से काम कर रहे हैं। ये जो इवेंट आ रहा है, इसको वो 200 साल पहले से जानते हैं। उनको पता है कुंडलिनी क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, क्या सिस्टम है, सब वो जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें नहीं पता। वो एनलाइटेंड हैं पहले से ही, इसीलिए उनको इल्यूमिनाटी कहा जाता है। जो आज आप जान रहे हैं ईश्वर की कृपा से, जो आपको आज बताया जा रहा है, वो लोग पहले से जानते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं। देखिए, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है।
दोनों ही उस प्राइम क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं। वो चाहे तो नेगेटिव बींग्स को मार सकता है, लेकिन वो भी उसके ही बच्चे हैं। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का क्या मतलब, नेगेटिविटी नहीं होती तो पॉजिटिविटी का क्या मतलब। ये उसने डिज़ाइन ही इस तरह से किया है ये सारा संसार। उसने जो स्वप्न देखा है ब्रह्म ने, प्राइम क्रिएटर ने, इन्फिनिट क्रिएटर ने, वो इसी तरह से देखा है कि इसमें लोग लेसन्स लें। क्योंकि आपकी सोल को जब वो क्रिएट करता है अपनी सोल में से, तो उसको एक पर्पस दे के बैठता है। ये कुछ ऐसा है कि एक रेस हो रही है, जहाँ स्टार्ट है वहीं फिनिश है। वो गोल गोल घूम के उसको वापस आना है। वो ये देखता है कौन सी सोल कितनी जल्दी वापस आएगी। बस यही गेम है सारा। अब जो ये रेस है, ये हर्डल रेस है। तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स उसने पैदा किए कि देखें अब ये कैसे आता है, सीधा सीधा मार्ग नहीं है। उसमें हमारी कॉन्शियसनेस जब पहले क्रिएट होती है, बड़ी इनोसेंट, बड़ी प्यारी, उसे कुछ नहीं पता होगा। तो अक्सर वो बच्चे जब पैदा होते हैं, जो पहली बार जन्म, अगर पहली बार 3D में आ जाए प्रायर, इसीलिए वो सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन में रखता है। पहले आप हज़ारों साल निकाल देते हैं वायु बन के, पानी बन के, पत्थर बन के, पेड़ बन के, पौधे बन के। वहाँ से कुछ लेसन्स लेते हैं तो आप अगले लेवल पे जाते हैं। फिर आप सेकंड डायमेंशन में आते हैं। मैं धरती की बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्लैनेट पे डायमेंशंस अलग अलग हैं। उसके बाद आप सेकंड डायमेंशन में आते हैं तो आप जानवर बनते हैं, कीट पतंगे, अलग अलग। आप डायमेंशन ना कहें इसे, मेरे हिसाब से हाँ डायमेंशन ही कहना चाहिए। उस डायमेंशन में भी अलग अलग लेवल हैं। सेकंड डायमेंशन का फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके। जब आप देखते हैं कोई जानवर आपके साथ कनेक्ट करता है तो कहते हैं कि बड़ा समझदार है भाई, ये तो बहुत समझदार जानवर है ये। तो वो अपनी सेकंड डेंसिटी के लास्ट स्टेज पे होता है। सेकंड डायमेंशन के, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेंसिटी और डायमेंशन में फ़र्क है। डेंसिटी एक पायदान कम रहती है। अगर वो थर्ड डायमेंशन में जैसे आज आप हैं तो आप सेकंड डेंसिटी में, अगर फर्स्ट डायमेंशन में तो ज़ीरो डेंसिटी। इसको ऐसे समझ लें तो हम डायमेंशन में ही बात करेंगे, कंफ्यूज क्यों करना। तो वो सेकंड डायमेंशन के अगले लास्ट स्टेज पे होता है अपने। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो जब जन्म ले तो वो एक मानव का जन्म ले, तो उसके प्रायर एक्सपीरियंसेस उसके पास होते हैं। धैर्य रखना, शिकार करना, इस टाइप की सोल उसकी होती है। फिर भी जब वो पहली बार पृथ्वी पे आता है तो उसके कोई कर्माज नहीं होते थर्ड डायमेंशन पे। जब उसके कोई कर्माज नहीं होते हैं तो उसको बड़ी साफ़ सुथरी लाइफ होती है। कई बार वो कंफ्यूज रहता है, बहुत सीधे से बच्चे नहीं होते हैं, कभी इसको कुछ पता ही नहीं। हालांकि अब पृथ्वी पे ऐसे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि नई सोल्स आई नहीं है, यहीं पे ट्रैप्ड है, कई हज़ार सालों से हम घूमते फिर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि ये इवेंट आने वाला है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है कब आने वाला है, लेकिन वो प्रिवेंशन में जुट गए थे आज से 200 साल से भी पहले। आपको बराबर इल्यूजन में रखा जा रहा है, मैट्रिक्स क्रिएट करके। अब मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स है आपका दिमाग, क्योंकि इल्यूजन यहीं क्रिएट होते हैं। जो आदमी दिमाग से काम नहीं कर रहा है वो मैट्रिक्स में नहीं। जो हरफन मौला जिसे कहते हैं ना, जिसे आपने देखा होगा हिंदुस्तानी लोग टच कर देते हैं उससे, फ़कीर, जिसे मुस्लिम धर्म में फ़कीर बोलते हैं, या हमारे औलिया बोलते हैं, या हमारे यहाँ जो कई आपने देखे होंगे मस्त मौला बाबा टाइप लोग, उन्हें मतलब नहीं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं। अब ऐसे लोग संत दिखते नहीं हैं। जिसे कि आपने तेलंग स्वामी का नाम सुना होगा, नहीं तो सर्च कर लेना उनके बारे में। नंगे रहते थे वो, कुछ भी नहीं पहनते थे, खाते कुछ नहीं थे। कभी 8-10 दिन में कुछ उनके शिष्य भी 1-2 4 ही बनाए थे, बस जो लोग उन्हें मानते थे हांडी में दही लाते थे, वो दही पीते थे। उनका भी एक किस्सा है कि एक लाला जी ने उनको वो करने के लिए, टेस्ट करने के लिए
वो चूना ले आए हांडी में घोल के। बड़े सौम्य संत थे। ए हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, चलो इधर जाओ, मैंने मना किया ना यहाँ आने को। तो ये बच्चे बहुत शैतान है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए चूना ले आए घोल के, उसमें कली जिसे बोलते हैं। और तेलंग स्वामी इतने बिल्कुल ऐसे बच्चे जैसे स्वभाव के संत थे, बिल्कुल नंगे रहते थे, उन्हें मतलब ही नहीं उन्हें किस चीज़ से, वो कपड़े का भी त्याग कर चुके थे। बड़े स्थूल शरीर, बड़ा भारी शरीर था, खाते नहीं थे फिर भी भारी था। तो वो उस चूने को पी गए, ऐसे पी खुद गए और दर्द उसके पेट में होना शुरू हुआ कि स्वामी जी मेरा तो पेट जला, मुझे बचा लो स्वामी जी, मुझसे गलती होगी स्वामी जी। उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग ऐसे संत थे जिन्होंने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की एक एक एनर्जी पे काबू पाया हुआ था। तब तक हमें ये बताया जा रहा था कि हर पदार्थ अणु से मिलकर बन रहा है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि अणु परमाणु कुछ नहीं है, सब एक एनर्जी है, एटम भी एक एनर्जी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। यदि आपने उस पर काबू पा लिया तो आप किसी भी पदार्थ को सोना, किसी को लोहा, किसी को पत्थर, कुछ भी कर सकते हो। हवा में से आप कुछ भी बना सकते हो, हवा भी तो एटम का खेल है, इनमें भी गैसेस हैं। अगर आपने एनर्जी को काबू कर लिया और अगर आप नाइट्रोजन गैस की एनर्जी को बोलो कि आप चेंज हो जाएं, आप उस पर कमांड है, आप चेंज हो जाएं, सोने जैसी एनर्जी करके 1 किलो इकट्ठा करके मुझे दे दो, हाथ में 1 किलो सोने की ईंट आ जाएगी। तो ऐसे वो संत थे। इनकी डॉट्स जोड़ना, आखिर में मैं मैट्रिक्स पे ही आऊँगा। जो रामकृष्ण परमहंस के जी के गुरु थे तोतापुरी महाराज जी, उन्हें नंगा बाबा भी कहते थे, वो भी नंगे ही रहते थे। और वो उस समय अगर कुछ लोग उनसे जुड़े हों और ऐसे किसी संत ने, किसी भी संत ने आपको राम कृष्ण के गुण गाने के लिए, कीर्तन करने के लिए नहीं कहा। नंगा बाबा के पास उनके कुछ शिष्य थे, एक दिन वो कभी कभी आके, वो एक शिष्य थे वो कीर्तन उन्होंने लिया, बोले ये क्या ढोल धमाके, क्या ये किसी का वो चल रहा है क्या, शराधरा चल रहा है, हटो ऐसे चलो। वो कुछ नहीं करने देते, वो कहते थे बस साधना करो। तेलंग स्वामी भी यही कहते थे, लाड़ी महाशय भी यही कहते थे, युक्तेश्वर गिरी जी भी यही कहते थे, योगानंद परमहंस जी भी यही कहते थे। किसी ने रामकृष्ण को पूजने के लिए, माँ को पूजने के लिए नहीं कहा है। हाँ, योगानंद परमहंस जी की जीवनी आप पढ़ते हैं जब योगी, उसमें माँ से कनेक्शन दिखाया गया है, लेकिन बाद में जब लास्ट में आप जाएंगे, जब योगानंद जी आके उन्हें बताते हैं मरने के बाद अगली डायमेंशन के बारे में, तो योगानंद जी भी फिर माँ की बातें नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जो सबको चलाने वाली महामाया है, वो तो है एक शक्ति। उसे आप काली पूज लो, दुर्गा पूज लो, कुछ भी पूज लो। हमारे यहाँ ये दुर्गा काली का कॉन्सेप्ट है। बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट है, होली घोस्ट कहते हैं। मुस्लिमों के लिए रूहानी है। तो हर धर्म ने इस शक्ति को माना है। इसे आप किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, अपनी माँ के नाम रूप में पूज लीजिए। धरती माता, ये प्रकृति, ये भी वही है। तो वो एक फेमिनिन एनर्जी है। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हटूंगा सब्जेक्ट से। जैसे मैंने बताया था प्रिसीजन ऑफ द इक्विनॉक्स, जिसमें धरती ऐसे ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस पे और सूरज के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, लेकिन ये एक्सिस भी ऐसे ऐसे घूमता है। ये प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स है। जब ये एक पूरा चक्कर ऐसे लगाता है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ और वापस जब यहाँ आएगा, ये प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स है। इसमें 24,000 साल लगते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और अगर मैं इसे सेंट्रल सन सीरियस मानूं और समझूं कि ये हमारा सन है, तो ये सन इसकी परिक्रमा करता है ऐसे करके, और ये भी घूम रहा है। तो जब इसको तो छोड़ दो, इसे सेंट्रल मान लेते हैं,
ये नहीं घूम रहा है, ये मान लेते हैं, हालांकि ये भी घूम रहा है। तो जब क्योंकि पूरी प्रकृति अंडाकार आकार में घूमती है, गोल नहीं घूमती, तो जब ये ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ऐसे घूमता है ना, तो जब ये ऐसे आना शुरू होता है ऐसे, तो ये इस सीरियस से दूर जा रहा होता है। तो ये हमारा डिसेंशन का साइकिल होता है, असेंशन का नहीं। इसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कमज़ोर होती जाती है, अज्ञान बढ़ता जाता है, और ये टाइम होता है डार्क बीइंग्स का, नेगेटिव एनर्जी का फलने फूलने का। पॉजिटिविटी डाउन होती जाती है, नेगेटिविटी डाउन होती जाती है। ये सब उस परमात्मा का बनाया हुआ खेल है। जाओ तुम बाहर जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, उसे मत देखो। धोबी नहीं मानोगे, जाओ यहाँ से जाओ। तो जब ये दूरी बढ़ती है, ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी कम होती जाती है, हम लोग कॉन्शियसनेस से डाउन होते जाते हैं। इसमें इस एरिया में अवतार्स होते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण और मोहम्मद साहब और जीसस, अब्राहम और हमारे बाबा नानक जी, कबीर जी, संत तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, ऐसे बहुत से संत, लाड़ी माशा जी, और आपके तोतापुरी बाबा जी, आपके जो तेलंग स्वामी जी, पागल बाबा, ऐसे संत होते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, और लोगों को बचाने के लिए वो बीच बीच में कुछ मैसेंजर्स आते हैं, ताकि मेंटेन रहे, लोग इतने नेगेटिव ना हो जाएं कि बात हाथ से निकल जाए। अब एक पॉइंट यहाँ आता है लास्ट, यहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव पावर्स होती हैं पावर में। पॉजिटिव पावर्स एक तरह से देखती रहती हैं, पर वो इतनी पावरफुल नहीं रहती हैं कि इनको कंट्रोल कर। अब यहाँ से ये साइकिल आता है इधर की तरफ। अब ये इस सेंट्रल सन के पास आना शुरू हुआ, यहाँ से कॉन्शियसनेस बढ़नी शुरू होती है। अब समझो कि जब यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से बढ़नी शुरू होगी। तो ऐसा तो है नहीं एकदम से सपने में आएंगे परमात्मा सबके और सबको सेट कर देंगे, तो कुछ समय लगता है। एक टाइम आता है वहाँ आके ये बूम हो जाता है, मतलब बूम, अब बैक नहीं हो सकते। तो यहाँ जो वो समय बूम वाला होता है, उस बूम से पहले नेगेटिव एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं और पूरी ट्राई करती हैं आपको मैट्रिक्स में रखने की, ताकि आप पॉजिटिव की तरफ ना जाओ। क्योंकि वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। एवरीबडी अपने ही सर्वाइवल के लिए काम करता है। नेगेटिव नेगेटिव के लिए करेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए करेगा। तो लेकिन वो बूम जब बजता है ना, वो गोंग जब बजता है कि अब नो बैक, बैक जाने का पॉइंट ख़त्म हो गया, यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज डाउन होनी शुरू होती है, यहाँ से पॉजिटिव डोमिनेंस शुरू होती है। और फिर ये सेंट्रल सन और ये सन भी, और देखो इस राउंड, पूरे राउंड का भी जो खेल है वो 24,000 साल है, ठीक है। इधर प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स घूमता है और इधर ये राउंड घूमता है। लेकिन ये नहीं, सॉरी, इसमें थोड़ा सा ये प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स से डबल टाइम लेता है। इसमें आधा समय असेंशन का, आधा समय डिसेंशन का रहता है। जब दूर जाता है डिसेंशन, तो वो जो प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स है तब वो डिसेंशन साइकिल में आएगा, अगर मैं सही हूँ। मैं, कई लोग ये कहेंगे कि वो, मैंने शायद पहले वीडियो में एक में बताया, अभिषेक ने एक वीडियो डाला था कि दोनों का समय सेम है प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स का,
तो वैसे भी मान सकते हो, वैसे भी मान सकते हो, लेकिन क्योंकि चतुर्युग के अंदर भी चतुर्युग के साइकिल आती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। अगर मैं युक्तेश्वर जी की किताब लूँ, 1 मिनट बताता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पे आपको समझाने की। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु मतलब जब हमारा सन सीरियस के बिल्कुल पास होता है, और दूरतम बिंदु जब यहाँ वो सबसे दूर होता है। ये आप ध्यान से देखिए, ये दूर, मैं देखता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ। अब ये देखिए, ऊपर लिखा है निकटतम बिंदु, नीचे लिखा है दूरतम बिंदु। और आपने देखा होगा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 चतुर्युग हो गए, और वापस में भी फिर कली, द्वापर, त्रेता, सत्य। तो जब ये सतयुग चलता है और सतयुग से निकटतम बिंदु से ये सीरियस नीचे आना शुरू होता है, यहाँ से जब आना शुरू होता है, ये आपका एक प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स है 12,000 वर्ष का। हाँ सॉरी, ये 12,000 वर्ष का है। तो इसमें आपका डिसेंडेंट साइकिल चलता है। यहाँ से दूरतम बिंदु से जब ये वापस जाना शुरू होता है तो असेंडेंट साइकिल चलता है, ये फिर 12,000 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो साइकिल पूरा करता है, ये प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स हमारी पृथ्वी इसमें 2 बार करती है। इसमें भी करती है 12,000 साल की, इसमें भी करती है 12,000 साल। अब हम इधर आ गए। जब उन्होंने किताब लिखी थी 1800 कुछ में, तो उन्होंने हमें यहाँ माना था कन्या राशि और द्वापर युग में। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1900 में हम द्वापर में संधि काल को समाप्त करके पहुँच गए थे। अब इसके जस्ट विपरीत देखिए क्या आ रहा है, मीन। ये अंग्रेज़ों के हिसाब से वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो एज ऑफ पाइसिस यानी मीन। अब हम कुंभ में आ रहे हैं, आ चुके हैं लगभग। तो अब हम यहाँ कहीं आ जाएंगे द्वापर में, और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 1900 में द्वापर में हम पहुँच चुके थे संधि काल ख़त्म करके। और ये जो अब हो रहा है ये 1900 में होना था। तब गैलेक्टिक अलायंस ने तैयारी की थी कि हमको लाया जाए, लेकिन क्योंकि जब भी आप कुछ करेंगे तो पहले जहाँ जो उसका सबसे, जैसे आपको हिंदुस्तान में कुछ करना हो तो पहले प्राइम मिनिस्टर से आप बात करेंगे। तो उन्होंने जो वर्ल्ड को सबसे बड़ी सुपर पावर थी रशिया और यूएसए, उनसे बात की थी कि हमें ये करना है। करते करते ये मतलब उन्होंने ये लोग बोले नहीं अभी लोग तैयार नहीं हैं, आपसे डर जाएंगे, अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वो है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी भेजी। पहले निकोला टेस्ला आए, वो वीनस के थे। फिर बाद में वैन वेल्डिन थॉर करके बंदा आया। वो वहाँ यूएस मिलिट्री में पेंटागन में काम करता रहा। 2018 या 19 में वो वापस गया टेक्नोलॉजी देने के लिए, और ये समझ स्थापित करने के लिए कि आप लोगों को ये समझ आए कि हम एलियंस की टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। वो हमारे गार्डनर हैं, उन्होंने हमें सीड किया था यहाँ, और वो हमें बराबर असेंड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मानव जाति का कॉन्शियस लेवल हाई हो जाए। तो अब ये प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स में हम जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पृथ्वी सतयुग में है, एक्सिस टिल्ट हो गया है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है एक्सिस टिल्ट होने की वजह से। तो जो चीज़ें पहले नॉर्थ पोल जहाँ था अब वो पीछे आएगा। इस साल शायद वो अपना पूरा चक्कर जून जुलाई तक पूरा कर ले, या शायद सितंबर तक, दोनों में भेद है कुछ। मैक्सिमम मान लेते हैं सितंबर तक। जब वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, अब क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे सूरज की रोशनी पड़ रही, नॉर्थ पोल पिघल रहा है। कई कई हज़ार किलोमीटर के बर्फ़ के टुकड़े पिघले, जिससे जब वो पिघलेंगे तो समुद्र का करंट प्रभावित होगा। गर्म और ठंडी जो धाराएं बहती हैं उसकी वजह से बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे,
और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, ठंड कई इलाकों में बढ़ने लगेगी, चाइना वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा उसके पास जा रहा है नॉर्थ के, तो ये सब जगह होगा, ये सारा शिफ्ट होगा। अब वहाँ बर्फ़ जमेगी, और जहाँ अभी बर्फ़ है, जहाँ करोड़ों अरबों टन, पता नहीं उससे भी ज़्यादा बर्फ़ है, सोच नहीं सकते, वो पिघल रही है। तो वहाँ से धरती से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। दूसरा, वहाँ जो उस समय सभ्यता थी जो दब गई थी, अब आपको वहाँ पे पिरामिड्स वगैरह बहुत सारी सभ्यता दिखाई देंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे। और जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट ऐसे दबी हुई थी, अब वो यहाँ से ऐसे होंगी जब प्रेशर रिलीज़ होगा, तो इनमें चाल बनेगी, क्योंकि ये आपस में ऐसे फंसी रहती हैं, ये ऐसे उठी, जगह हुई, दूसरी इधर आएगी, तीसरी इधर, तो जगह जगह भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, क्योंकि जो सील हो रखी है नीचे धरती, जब वो ऐसे फटेगी तो ज्वालामुखी इरेप्शन होगा, हो रहे हैं कई जगह। यही कॉस्मिक डांस भी है, कुछ हार्प से हो रहा है, कुछ गॉड कर रहा है, क्योंकि बूम हो चुका है, अब हम वापस नहीं जा सकते। अब आपकी फ्री विल काम कर रही है कि आपको 5D में जाना है कि नहीं जाना है। 3 बार ये पहले भी हो चुका, लगभग 75,000 साल पहले उन्होंने सीडिंग की थी यहाँ हमारी। उससे पहले यहाँ जानवर, पेड़ पौधे सब, पानी आया पहले, मछली वगैरह, जो हमारे अवतार हैं ना 10, वो इसी की गाथा कहते हैं। पहले पानी था तो मत्स्य अवतार, मछली, और उस तरह से जीव आए, फिर कछुआ, जो ऐसे जीव आए जो धरती पे भी रहते थे, पानी में भी रहते थे, फिर वाराह अवतार, अब 4 पाए वाले आ गए। वाराह उसका एक सूचक है, उसमें आगे आगे फिर सीडिंग हुई, गाय, भैंस, बैल, शेर, बिल्ली, ये अलग अलग तरह के आए, बकरी, भेड़। फिर आया वामन अवतार, जिसमें छोटे लोग पैदा हुए, फिर हमारे DNA चेंज होते रहे, फिर एक बार नरसिंह आया, शायद पहले नरसिंह है या पहले वामन है, शायद पहले नरसिंह है, और मैं कंफ्यूज हूँ। नरसिंह में क्या, उन्होंने एक, हमारा जो लिंग पुराण है उसमें देखिएगा, तो उसमें आपको ऐसे क्रिएचर मिलेंगे जो आपको इजिप्ट में दिखाई देते हैं, जिसमें आधी बॉडी शेर की ऊपर आदमी की है। इस तरह के क्रिएचर्स भी बनाए गए थे जेनेटिकली मॉडिफाई करके। फिर धीरे धीरे करते करते फिर हमें एज ए ह्यूमन उतारा गया, वहीं सब हम लैब में ही बने थे। ये जो आदम हव्वा वाला कॉन्सेप्ट है, जो सेब खा लिया, वो ऊपर ही मदरशिप में था, और फिर उनको उस मदरशिप से बाहर निकाल के इंडिया कह रहा हूँ, धरती पे लाया गया। ऐसी बहुत सारी कई जोड़े अलग अलग जगह पे डाले गए थे। इसीलिए आपने देखा होगा चाइनीज़ कैसे हैं, जापानीज़ कैसे हैं, साउथ अफ्रीकन कैसे हैं, और जिम्बाब्वे वाले कैसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैसे हैं, USA के कैसे हैं, सब अलग अलग तरह के लोग। कुछ रेसेस मर भी गई, कुछ सरवाइव कर गई। ये एक तरह से ह्यूमन हिस्ट्री भी चल रही है धीरे धीरे साथ में। तो वो मुझे बनानी है, पर अभी क्योंकि समय इतना ऐसा चल रहा है कि बस पूछे मत, इसी के लिए बार बार वीडियोस में दे रहा हूँ। तो ये सब हुआ, होते होते हम यहाँ तक आए। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो जब टेक्नोलॉजीज़ मिली, तो इन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ प्ले करना शुरू किया। कुछ गलत एलियंस ने भी इनको टेक्नोलॉजीज़ दी थी, और कुछ अच्छे एलियंस ने भी दी थी। जैसे शायद TR-16 करके एक वायुयान है अमेरिका के पास, वो प्लाज्मा से चलता है, जस्ट लाइक UFO। उन्होंने डिज़ाइन करके डेवलप कर रखा है। उनके पास लाइट से तेज़ भागने वाला इंजन है, उन्होंने अभी रिवील भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, वो पहले से है, अचानक से नहीं बना है, वो 100 साल पहले से है। फ्री एनर्जी वो हमको देना नहीं चाहते, क्योंकि हमको उन्हें इस दौड़ धूप में बनाए रखना है। आज आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है। उन्होंने ये सिस्टम इसलिए बनाया कि आपको अपने ऊपर काम करने का मौका ही ना मिले। आप 9 घंटे सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो ताकि आपका पेट, बहुत से तो चलो जिन पे ज़्यादा पैसा है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, उनको छोड़ दो। मैक्सिमम 80% लोग तो सिर्फ अपनी जीविका के लिए, कि हम अपने बच्चों को 2 पैसे की रोटी खिला पाएँ, उनको सिर्फ पढ़ा पाएँ। जबकि एनर्जी फ्री थी
कुदरत ने आपको सब चीज़ फ्री दी है, आप अपनी धरती पे बोइए, जोतिए, बोइए और खाइए। पहले बार्टरिंग सिस्टम था, इन्होंने मुद्रा सिस्टम ले आए। बार्टरिंग तक ठीक था, नाई होता था, उसको पूरे साल का अनाज मिलता था, वो फ्री में बाल काटता रहता था, उसको अपना काम ये था, और टाइम था लोगों के पास अपने लिए काम करने के लिए। लेकिन तब इतनी जागृति नहीं थी। आज आपके पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी पेट भरने में लगे हुए हैं। आप 80% लोग केवल अपनी ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं और मजबूर हैं। कई बार आपको अपने बॉसेस की डांट सुननी पड़ती हैं, आप फिर भी सहते हो। अब सोचिए, यदि आपको खाना फ्री मिल जाए और एनर्जी फ्री मिल जाए, घर की इलेक्ट्रिसिटी, और आपके बच्चों को पढ़ाई फ्री मिल जाए, तो क्या आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपने बारे में जानें या कुछ पढ़ें या कुछ नया क्रिएटिव करें? तो पहला मैट्रिक्स क्रिएट किया ये कि आपको समय ही ना मिले। दूसरी चीज़ लेके आई है टेलीविज़न। उसमें कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की रेस निकलती हैं, जब आप उसे देखते हैं वो आपके माइंड को कैप्चर करती है। खेल साला माइंड में है। इसी को कैप्चर करने के लिए वो नई नई तरकीबें ढूंढते हैं। वो सब मिनिमल मैसेजेस भेजते हैं जो आपको दिखते नहीं, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क में आते हैं, और अवचेतन मस्तिष्क ही आपकी सोच को, क्रियाशीलता को कंट्रोल करता है। जो अवचेतन मस्तिष्क से जो मैसेज आएंगे आप वैसे ही सोचेंगे। ये उन्होंने भली भांति जाना है, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े वो हैं ब्रांड्स हैं, इनके अपने लोगोज हैं, ये ऐसे ही काम करते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड में जो वो बटन होता है ना, जिससे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसमें आपने वो ऐसे करके प्ले के 3 बटन होते हैं, वो भी एक सिंबल है। इसकी एक किताब है, मुझे याद नहीं कौन सी है, आप ला सकते हैं। ये सिंबल वर्क करते हैं। अगर आप वो आपको अपना लोगो ऐसा नहीं रखने देते। जब आप उन सिंबल्स को सीख जाएं, यदि उन सिंबल्स का आप मोनोग्राम अपनी कंपनी का बना लें, आप हाइट पे चले जाएंगे, क्योंकि वो सिंबल्स सब मिनिमल मैसेज आपके अवचेतन मस्तिष्क को देते हैं और आपको लगता है ये ब्रांड ठीक है, इसे ख़रीद लो। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक हम छोटे थे तब एक ब्रांड आया था इंडिया में, BPL। उसका टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब आए थे। आज वो ब्रांड कहाँ है? ख़त्म हो चुका है। LG को देख लो, सबसे सड़ा हुआ माल है, बढ़िया चल रहा है। सैमसंग को देख लो, बढ़िया चल रहा है। लॉयड का, हैवल्स का है लॉयड का देखो लोगो। ये बड़े, और ये बहुत छोटे बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़े ब्रांड्स, जिन्हें आप समझो कहें कि टाइकून्स जो हैं। रिलायंस देख लो, अडानी देख लो, इनके ब्रांड्स के लोगोस देखो आप। ये सारे आपके अवचेतन मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। म्यूज़िक, हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत चलता था 432 हर्ट्ज़ पे, इसकी नॉर्मल साउंड होती है। हालांकि शास्त्रीय संगीत अलग अलग रागों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी भेजता है, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी शुरू में, तो नॉर्मली ये रिकॉर्डिंग 432 हर्ट्ज़ पे होती थी, जो कि या उससे नीचे पे होती थी, लेकिन वो सूदिंग फ्रिक्वेंसी थी, आपके माइंड को परेशान नहीं करती थी। इन लोगों ने 433 हर्ट्ज़ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, ताकि आपके माइंड को वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करे। आप कितना भी अच्छा गाना सुन लो, वो आपको डिस्टर्ब करेगी। ऐसे ऐसे म्यूज़िक हैं, उन्हें सुन के लोगों ने अपने माँ बापों के कत्ल कर दिए। ये माइकल जैक्सन वगैरह, ये जितने बड़े टॉप ब्रांड्स होते हैं ना संगीत की दुनिया में, हिंदुस्तान में भी ये आ गया, ये सब इल्यूमिनाटीज़ ही हैं। ये आपको सिग्नल देते हैं, कोई ऐसे सिग्नल देगा, कोई ऐसे सिग्नल देगा, कोई ऐसे सिग्नल देगा, कोई एक आंख बंद करके ऐसे सिग्नल देगा। ये इनके सिग्नल्स हैं। ये अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो इनको पैसा दिलाते हैं, फेम दिलाते हैं। आपने माइकल जैक्सन का गाना सुना होगा एक,
All I wanna say is that they don't really care about us. वो अपने गाने में सब बताता था। मैं आपसे एक इसका मतलब है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो आपकी चिंता नहीं करते। कौन? जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इल्यूमिनाटीज। आप आज तक इसी इल्यूजन में है कि आप सरकारें बनाते हो। नहीं, वो बनाते हैं। इस बार आपने देख लिया यूपी इलेक्शन और तुम्हारा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, कांग्रेस को कहीं आने ही नहीं दिया। गोवा में उनको पता था बीजेपी नहीं आ पाएगी, सॉरी पंजाब में आम आदमी पार्टी को ले आए। ग्राउंड सर्वेस कुछ और कह रहे थे, पेड सर्वेस जो बोले वो सही हुआ। इसके पीछे क्या था शायद कभी खुले, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वोट देने का फ़ायदा क्या है? एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। बैलेट से फिर भी थोड़ा था, सही हो जाता था। अभी इसमें तो बहुत गुंजाइश है। आपको लगता है कि वो अलग यूनिट है, उसको कभी हैक नहीं किया जा सकता। आपको पता है उसमें चिप्स लगी होती है, कंप्यूटर है वो, उसको प्रोग्राम किया जाता है। आप उसको ये प्रोग्रामिंग दे सकते हैं कि 10 बजे तक आप सही चलें और 10:01 से आप ये गड़बड़ करनी शुरू कर दें। जिसका बटन दबे उसकी पर्ची निकालें, लेकिन वोट किसी और की दर्ज हो। कुछ भी हो सकता है, रनिंग में भी हो सकता है। लो फ्रिक्वेंसी की रेज से चलती मशीन को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। आपके माइंड तक को हैक किया जा सकता है। वो तो फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब कुछ उसी पे चलता है। सर, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करेंगे, मशीन अपना काम भूल जाएगी। अगर आपने मेरा अभिषेक के साथ अभी कल का लाइव देखा हो, तो जब हम लाइव में आए थे शुरू में, तो हम लाइव नहीं कर पा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन लाइव पे नहीं आ पा रहा था। हमने वो लाइव रोका तुरंत। मैंने प्रोटेक्शन लिया, अपने गार्जियन एंजल को बोला कि हमें प्रोटेक्ट करो, अभिषेक को ऐसा ही करने को बोला। उसने पहली बार देखा ये कैसे होता है। उसके बाद हमारा लाइव बिल्कुल सही चल रहा था। ये क्या होता है? खैर, मैं बार बार इधर उधर घुस जाता हूँ। बात मैट्रिक्स की चल रही थी। तो ये माइंड आपकी मैट्रिक्स है। इसमें ये शायद है कि 200 साल से भी पहले से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो पूरा रगड़ मारा गया है। यहाँ जो मनुस्मृति को लागू किया गया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था शुरू से, उसने सारा मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ही सारा नाश किया। ब्राह्मण केवल सत्ता पे काबिज रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भेदभाव की नीति बनाई। उन्होंने ग्रंथों को, कथाओं को अलग तरह से डिज़ाइन किया, अलग तरह से लोगों को इंटरप्रेट किया। लोग उस समय समझते थे, क्योंकि एक ज़माना था कि ब्राह्मण को ही शिक्षा का अधिकार मिल जाए, ऐसा भी किया इन्होंने। उस समय क्या होता था, तो लोग ब्राह्मणों को बड़ा ऊंचा मानते थे कि ये तो, उन्होंने अपने आप को बता दिया कि हम ईश्वर के समकक्ष हैं। लोग उसी तरह से मानते थे उन लोगों को। तो ये सारा, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, सारा खेल वहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। जातिवादी व्यवस्था उन लोगों ने शुरू करी। फ्री विल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। शूद्रों को कुचला गया। कुचलना भी शायद कम मैं शब्द बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा अगर कुछ है। उनको इंसान ही नहीं समझा गया। जब बुद्ध आए, उन्होंने उन लोगों को गले लगाया, तो वो बौद्ध धर्म में चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, उस समय बहुत कुचला जा रहा था। उन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई, स्वतंत्र भारत में इन्हें कुछ अधिकार दिलाए। उसके बाद जब कमंडल वाला नीति हुई, वीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, तो
इन लोगों को लगा कि हाँ, हमें बराबर में बैठने का अधिकार बाबा साहब ने दिलवाया, कम से कम हमें आदमी समझा जा रहा। आज भी बहुत से इलाकों में दलितों की वही दशा है। वो आज भी 100 साल पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं, सर उठा के बोल भी नहीं सकते हैं। उनका बच्चा अपनी शादी पे घोड़ी नहीं चढ़ सकता है। एक से एक गंदी व्यवस्थाएं हैं। कहीं कहीं ये व्यवस्था थी और आज भी हैं कि वो दलित की शादी होगी तो पहली रात उसकी वाइफ वहाँ के किसी पंडित या राजपूत जो भी वहाँ का हेड है उसके साथ सोएगी। क्या सोच सकते हैं आप कि ऐसा क्या होता है? तो ये ऐसे, और उस समय उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने कुछ चीज़ें बना दी, जैसे कि बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हिंदू लोग सब जानते हैं, मासिक धर्म हुआ, औरत के बोले ये अछूत हो गई, इसके हाथ का खाना नहीं खाना। अब उसको काम कहते थे सफाई करो, घर के कपड़े साफ, रेस्ट नहीं कराना उसको, रेस्ट नहीं कराना, वो परेशान है, दर्द में तड़प रही है, रेस्ट नहीं कराना, सफाई करो, कपड़े धो, बर्तन मांज, खाना नहीं बनाना। अबे उसी के मांजे हुए बर्तन में तू खाना खा रहा है, जहाँ वो सफाई करके गई है उसी जगह तू बैठा है, जो कपड़ा उसने धोया उसी को तू पहन रहा है, वो सब शुद्ध है, केवल खाना खाना अशुद्ध हो जाएगा। भगवान को हाथ नहीं लगाओगे, मंदिर में नहीं जाओगे, क्यों भाई? भगवान कह के गए थे इस बात को। और वो आज तक लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। मुझे याद है, मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं वाइफ को घुमाने ले गया था, तो वहाँ एक मंदिर में जाना था, उनका पीरियड स्टार्ट हो गया, वो नहीं घुसी। मैंने कहा किसको पता चल रही है, आजा देख ले कौन आ रहा है यहाँ इतनी दूर। नहीं गई जी, पाप लगेगा। अबे पाप है क्या? ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में शादी का सिस्टम देखिए आप, शादी हो रही है, लड़की वाला अपनी लड़की दे रहा है, साथ में पैसे देगा, साथ में उसको फर्नीचर देगा। तेरी शादी हुई, मजे ले रहा है तू, बच्चा पैदा किया तूने, छोचक वो देंगे, उस बच्चे के कपड़े, सोने की चैन, घर के। उसने क्या गुनाह कर दिया भाई? एक बच्चा, एक लड़की पैदा करके तेरे को पली पलाई लड़की दी, तेरे घर में वारिस आया, मत कर तू बच्चे पैदा, तेरे बस की नहीं है तो। मत कर तू शादी। इसके लिए इस्लाम में बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन इस्लाम में जहेज इस समय बहुत ज़्यादा है। वही कौन सा कुरान पे या मोहम्मद साहब की सीखों पे चल रहा है। लिखा सब कुछ है, हमारे यहाँ नहीं है ये, मतलब हो है सब हमारे यहाँ भी, लेकिन मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सारा। अबे भाई क्यों, ये क्या हो क्या रहा है? वो लड़की जब अपने बच्चों की शादी कर रही है, मामा भात देगा, उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक चेन दे देना, 21,000 रुपये नकद डाल देना, सब घर के वालों के कपड़े आएंगे, लड़की के कपड़े आएंगे, बिछुए मामा घर से। मामा ने क्या बिगाड़ा भाई तेरा? उसके बाप ने बेटी पैदा कर दी थी, उनसे गलती हो गई, तेरे बस का नहीं था तो मत करती शादी उनकी। ये मैं एक आध चीज़ के एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आपसे। ये मैं एक आध चीज़ को आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसे एग्जाम्पल मैं देने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने हैं। गंगा जी का पानी बहुत अमृत है, शुद्ध है, उसका हमें पूजन करना चाहिए, उसमें नहा के पाप धुल जाते हैं। टट्टियाँ पड़ती हैं उसमें, दुनिया भर के सीवेज पड़ते हैं उसमें। बनारस में जाकर देखो गंगा का क्या हाल है। खुद ऋषिकेश में हालत ख़राब है भाई साहब। अब तो ऊपर रुद्रप्रयाग वगैरह से भी जो आता है वहाँ इतनी साफ़ नहीं, ऊपर से ही गंदगी आती है। जब आप पहुँच गए बद्रीनाथ और वहाँ पे आप गंदगी कर रहे हो,
आपका मल मूत्र जो वहाँ आप जाके कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है? पहले रास्ते सही नहीं थे, लोग बाग पहाड़ों वहाड़ों में अगमूत लिया करते थे, जाता कोई कोई था, वो सब खत्म हो जाता था वहाँ अपने आप प्रकृति के हिसाब से। लेकिन अब क्या हाल है, धुआंधार जा रहे हैं भाई साहब लोग। बद्रीनाथ में ही मिलेगी मुक्ति उन्हें। ये भी बहुत बड़ा इल्यूजन है। परमात्मा आपके अंदर है, आपको अपने अंदर झांकने का टाइम नहीं है, पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे। ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स टूटेगी कैसे? इस दिमाग के जितने पुराने कनेक्शन है ना वो तोड़ डालो। जो जो आपको पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो आज तक, उनको तोड़ो। पैटर्न जिस दिन आपके दिमाग के टूट गए, आप मैट्रिक्स तोड़ के बाहर आ गए। दूसरा, इस दिमाग को केवल एक मेमोरी चिप और कैलकुलेशन के लिए यूज़ करो। डिसीज़न यहाँ से लो, अच्छा बुरा करना है नहीं करना है कोई काम, यहाँ से डिसीज़न यहाँ। ये केवल हार्ड डिस्क है आपकी और कैलकुलेटर है, क्योंकि दिल कैलकुलेशन नहीं जानता। इतना आपने कर लिया, मैट्रिक्स से आप बाहर। यहाँ तक मुझे सुनने वाले वही हैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग इस धर्म युद्ध में हमारे साथ हैं। महाभारत हो रही है शुरू। आपके लिए मैसेज है, कौरव पांडव अलग अलग हो चुके हैं, पहले से डिसाइडेड है, बहुत पहले ही 2020 दिसंबर में ये लाइन खिंच चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कौरव इकट्ठे हैं, पांडव स्कैटर्ड है। मैंने परमात्मा की आज्ञा से कह लो या उसी की प्रेरणा सही शब्द, ये पहल की कि पांडव एक जगह कलेक्टिव आ जाएं। हमारे ग्रुप में काफ़ी पांडव इकट्ठे हो चुके हैं और लोगों को मैं पुकार रहा हूँ, आ जाइए, जुड़िए। मेरे ग्रुप के नियम बहुत टाइट थे, मैंने ये ओपन ग्रुप बनाया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नियम है कि आप कुछ नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने चैट ही ऑफ करके रखी है, क्योंकि वहाँ मैं केवल आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। एक सज्जन जो भी कुछ फालतू पर्सनल मैसेज करता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, वहाँ से निकाल देता हूँ। तो एक सज्जन बड़े कल प्रॉब्लम में थे, नहीं अभी नहीं, हाँ बाद में, अभी बाद में रुक जाओगे। तो वो बोले सर आपने मेरे जैसी पुण्य आत्मा को निकाल दिया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मत कर भाई। नहीं, मना कर रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जाओ। तो भाई मत कर, मैंने तो कहा भाई तू गालियाँ दे रोज़ सुबह शाम, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदतमीजी करोगे निकाल दिए जाओगे। बस ईमेल क्वेश्चनिंग के लिए है, बहुत अर्जेंट कुछ मरने जीने का प्रश्न हो तभी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे। नहीं तो अगर वो प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहा कि पर्सनल मैसेज योग्य है तो मैं आपको खुद के लिए ब्लॉक कर दूंगा, आप वहाँ पर तो रहेंगे। जो भी प्रश्न है आपकी ईमेल से हम बराबर ले रहे हैं। तो मैं सबसे फिर आह्वान करता हूँ कि आइए, और हमारे ग्रुप में डार्क फोर्सेस भी हैं, ये मैं जानता हूँ, रेप्टिलियंस भी हैं और भी कुछ इविल फोर्सेस हैं, वो हम पर नज़र रखती रहती हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से उस ग्रुप में। साधना अगर कर रहे हैं, कुंडलिनी आपकी चल रही है, तो आप डिवाइन बनेंगे। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था आपने देखा, मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ। कौरवों और पांडवों की तरफ से जो लड़े थे सब मारे गए, पांडव बचे, उनका पूरा पिछला खानदान भी ख़त्म हो गया था, उनके बच्चे तक ख़त्म हो गए थे। अभिमन्यु ख़त्म हो गया, घटोत्कच ख़त्म हो गया, अभिमन्यु का
जो बच्चा था उत्तरा के गर्भ में वो भी मार दिया गया, उसे कृष्ण ने अपनी पावर से बचाया। नहीं, उत्तरा के गर्भ में नहीं बचा शायद, वो भी, वो ब्रह्मास्त्र उधर मूव करा दिया था शायद। कोई नहीं बचा, कौरवों में तो कोई बचा ही नहीं, धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा। इससे सीख लीजिए। कौन गया बच के? पांडव। वो डिवाइन बीइंग थे। तो यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, तलवारें खींचेंगी, भाई भाई का खून करेगा। भाई से मतलब मैं सगे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान इंसान भाई होते हैं जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होते हैं। मैं थोड़ी वाइड बातें करता हूँ, मेरी चीज़ों को दिमाग खोल के सुना करो। तो ये सब होगा, इसमें बचेगा वही जो डिवाइन है। डिवाइन बनने का एक ही रास्ता, मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण। हार्ट चक्रा मिनिमम खुलना चाहिए ही चाहिए, तब आप हार्ट चक्र के ऊपर आप डिवाइन बनना शुरू करते हैं, कनेक्शन बनता है आपका। इसके नीचे लोअर चक्र सारे 3D के हैं। जो मेहनत करेगा, जगदाले जी कहते हैं जो जागेगा वही बचेगा। मैं कह रहा हूँ जो मेहनत करेगा वो बचेगा। डरिए मत, समय बहुत ही अच्छा आने वाला है जब आपको खाना फ्री मिलेगा, कपड़े फ्री मिलेंगे, चिंता नहीं होगी और आप क्रिएटिविटी करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, आगे जाएंगे। आपको काम भी दिए जाएंगे अलग तरीके के, आपको बहुत कुछ सिखाया भी जाएगा। फ्री स्कूल्स होंगे, आप अपनी मर्जी से, फ्री विल से जो चाहेंगे वो सीखेंगे, जो चाहेंगे वो काम करेंगे। आपके ऊपर कोई डोमिनेट नहीं होगा, डोमिनेट नहीं करेगा आपको, कोई बॉस नहीं होगा, आप अपने खुद के बॉस होंगे। कल्पना कीजिए ऐसी लाइफ, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है जो 52 मिनट तक मेरी वीडियो सुन रहे हैं वही मेरे साथ हैं, वही पांडव होने की, वही पांडव हैं, होने की नहीं हो, वो हैं, क्योंकि वो ही सुनते हैं इसको इतना लंबा, जो इस पाथ पे चल चुके हैं। आइए जुड़िए उस ग्रुप में, हमें कोई भी संदेश देना होगा हम उस ग्रुप के माध्यम से देंगे। वहाँ मैनिफेस्टेशन होता है और हर संडे का एक ध्यान हमने बनाया हुआ है, वो करना होता है। मैनिफेस्ट रोज़ रात को 10 बजे करना होता है। तो घबराइए बिल्कुल मत, समय बहुत अच्छा आने वाला है। और जो 3D की जिनकी चॉइस होगी, आना उनको भी 5D में है। अभी नहीं आएंगे, 10-15 हज़ार साल बाद आएंगे, 20,000 साल बाद आएंगे, अगले असेंशन प्रोसेस में आएंगे। क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस, यही तो खेल है, आप कितना ही 3D में रह लो, आना आपको 5D 6D 7D करके आपको परमात्मा में मिलना है, यही खेल है। आज नहीं आओगे कल आओगे, मरता कोई है ही नहीं। तो हम आपके लिए बिल्कुल दुखी नहीं है। जो लोग मरेंगे वो 3D में रहने के चॉइस किया उन्होंने, जो हमारे साथ 5D में जाना चाहते हैं उनकी फ्री विल है। आइए जुड़िए, मेहनत कीजिए, अपने शरीर में फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। आगे सोलर फ्लैशेज आने वाली है 23-24 में, बहुत हैवी। अगर नहीं बनाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे, अभी से फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो मर जाएंगे, आप झेल ही नहीं पाएंगे वो। और मैं आपको एक मैसेज दे दूं, जिनके घर में शंख रखे हुए हैं, शंख, वो लोग अपने शंखों को साफ कर लें। 20 तारीख की सुबह, आज 18 है शायद, हाँ 20 तारीख की सुबह शंख में जल भर के आपको सूर्य को देना है। प्रणाम नहीं करना है, झुकना नहीं है, और ये प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं उनसे हमारे शरीर को प्लावित कीजिए, हमारे DNA को एक्टिवेट कीजिए। अब जिनके घर में शंख नहीं है, कुछ छोटे मोटे शंख होते हैं, वो ले सकते हैं। नहीं तो आपको एक ऐसी आकृति बना देनी है इस टाइप से, शंख टाइप अपने हाथ की, और यहाँ पे पानी छोड़ के ऐसे, और कल्पना करनी है मेरे हाथ में शंख है। यही मजा है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से सोच लीजिए आपके हाथ में शंख है, प्रकृति शंख मान लेगी, वाइब्रेशंस होती हैं हर चीज़ की।
जिनके पास हैं वो अपने शंख से करें, जिनके पास नहीं है वो ऐसे करें। उसके बाद जिनके पास है वो अपने सोने के कमरे में, जहाँ आप सोते हैं, उसे ऐसी जगह रखें जहाँ से आप उसे देख सकें, बच्चों की पहुँच से दूर, कहीं खंडित ना कर दें, बस आप उसको देख पाएँ, निकलते पड़ते भी देख पाएँ। और 7 दिन आपको वो अपनी विदिन रीच रखना है अपने पास। जिनके पास नहीं है, जो मान रहे हैं, वो उससे पहले एक शंख की आकृति बना ले एक कोई पर्चे पे, और अपने हाथ से शंख की आकृति बना के, इस तरह बनेगी शंख की आकृति लगभग, या जैसे भी आप इमेजिन करना है ऐसे भी कर सकते हैं। तो जल दे करके, और आपको वो ऐसे ही करना है कि मैं शंख अपना लेके जा रहा हूँ अपने घर के कमरे में, जहाँ वो पहले ही चिपका लें और वहाँ पे ऐसे करके रख दें। अब आप ये माने कि ये शंख मेरा यहाँ रखा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूँ, उसे वॉच करना है 7 दिन तक। उस पर आपको जब भी दृष्टि पड़ती रहे, अपने आप पड़ती रहेगी, ऐसी जगह रखें कि दृष्टि पड़ ही जाए। ये काम आप करिए, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। बस ये जल देते हुए कहना, हे परमात्मा, जो सोलर फ्लैशेस आ रही हैं उससे हमारे शरीर को प्लावित कीजिए और हमारे डीएनए को एक्टिवेट कीजिए। बस इतना करना है। ये जो साधना नहीं भी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक 56 मिनट इस वीडियो को देखने का साहस उनमें है नहीं, तो मुझे पता है ये सिर्फ वही देखेंगे जो कर रहे हैं। मुझ पे विश्वास है तो करिए, और हम सब साथ उस 5D में चलेंगे। आने वाला तांडव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रकृति माँ आपको प्रोटेक्ट खुद से करेगी। फिर भी घर में अनाज वगैरह का हिसाब किताब थोड़ा रखिए, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस सिक्योर फील करे, उस समय आप डरे ना। ठीक है, शायद आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन महंगाई तो बढ़ने वाली है सर। जो आज 100 रुपये की चीज़ है कल को 200, 300, 500 की मिलेगी, तो वैसे भी आप सेविंग ही करेंगे। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, नेपाल का हाल देख लीजिए, अभी पाकिस्तान भूटान का नंबर है, उसके बाद आपका नंबर है। और प्रणाम करना छोड़ दीजिए, पूजा पाठ बंद कर दीजिए। जो लोग मुझे मानते हैं केवल साधना करिए, किसी को राम राम भी मत कीजिए, उनको लव यू बोलिए। इसीलिए आज मैंने शुरुआत की, सभी साधकों को मेरा बहुत प्यार है। अब मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार।